देख रहे हैं विराट न्यूज सत्य के साथ। यहाँ मौजूद है तो मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का राज्य मंत्री हूँ। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से बिलोंग करता हूँ और मेरी पार्टी 12 साल से नरेंद्र मोदी सरकार के साथ हमारी पार्टी है एनडीए में। और वैसा मैं लोकसभा में 3 बार मैं रहा हूँ, लोकसभा मेंबर रहा हूँ और अभी सेकंड टाइम मैं राज्यसभा में हूँ। और मेरी पार्टी भारत के सभी राज्यों में है, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में है। मतलब दादरा नगर हवेली में मेरी पार्टी है। आज एक सभा का आयोजन किया गया है, उसमें कई पार्टी के एक्टिविस्ट हमारी पार्टी में आने वाले हैं। और इसके पहले भी हमारी पार्टी यहाँ थी। दीव दमन में हमारी पार्टी है, अंडमान निकोबार में है, लक्षद्वीप में है और नागालैंड में मेरी पार्टी के 2 एमएलए हैं, नॉर्थ ईस्ट में। और मणिपुर में मेरी पार्टी रिकॉग्नाइज हो गई है। और मेरे पार्टी को गन्ना किसान जो है ये सिंबल मिला है। तो मेरी पार्टी एक छोटी पार्टी है, लेकिन हर राज्य में मेरी पार्टी है। नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में, मेघालय हो, मिजोरम हो, त्रिपुरा हो, अरुणाचल हो, सिक्किम हो, नागालैंड हो, मणिपुर हो, सभी राज्यों में मेरी पार्टी का यूनिट है। साउथ इंडिया में पांडिचेरी और सभी राज्यों में मेरी पार्टी काम करती है। नॉर्थ इंडिया में सभी राज्यों में मेरी पार्टी काम करती है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी विचारधारा लेकर, भारत के संविधान को सामने रखकर, जिस तरह संविधान ने सभी जाति धर्म के लोगों के साथ लाने का एक भूमिका रखी है, तो संविधान को सामने रखकर मेरी पार्टी सभी जाति वर्गों को साथ में लेती है। और उसी तरह मतलब आज यहाँ मैं इधर आया हूँ और यहाँ दादरा नगर हवेली में शेड्यूल कास्ट के भी कुछ लोग रहते हैं, ओबीसी भी कुछ लोग रहते हैं, जनरल कैटेगरी के भी कुछ लोग रहते हैं, राजस्थान गुजरात के लोग भी यहाँ रहते हैं, हमारे महाराष्ट्र के भी कुछ लोग यहाँ रहते हैं, हिंदी भाषिक भी कुछ लोग यहाँ लेबर और कुछ लोग रहते हैं। इसी तरह मतलब दादरा नगर हवेली दीव और दमन से भी एरिया से सबसे बड़ा है और इसमें अनेक गांव भी इसमें आते हैं। ट्राइबल की संख्या भी बहुत ज्यादा इस इलाके में है। तो जिस तरह मतलब दादरा नगर हवेली और दीव दमन इसको भी कंबाइन किया है और तीनों का प्रशासन मतलब अलग अलग भी है, लेकिन तीनों एक बैनर के नीचे, छाते के नीचे लाने का एक अच्छा निर्णय माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने लिया है। और जो केंद्र शासित प्रदेश है, तो सभी केंद्र शासित प्रदेशों को ज्यादा से ज्यादा फंडिंग देकर वहाँ के लोगों का सर्वांगीण विकास करने के लिए सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय, शैक्षणिक न्याय और उस इलाके का डेवलपमेंट हो, रोड का डेवलपमेंट हो, उद्योगों का डेवलपमेंट हो, मजदूरों को न्याय देने का हो, पीने के पानी की समस्या हो, तो सभी समस्याओं की तरफ सरकार हमारी ध्यान देती है। इस तरह मतलब हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जनधन योजना शुरू की थी और जनधन योजना के कम से कम 51 करोड़ अकाउंट पूरे देश भर में खुले हैं और उसमें महिलाओं के सबसे ज्यादा अकाउंट है। पूरे देश भर में 51 करोड़ अकाउंट खुले। यहाँ जो अपनी मुद्रा योजना है, तो मुद्रा योजना के कम से कम 54 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना का लोन मिला है। अभी दादरा की आंकड़े मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन हर केंद्र शासित प्रदेश हो या हर राज्य हो, सभी राज्यों को इस कैटेगरी में बैठने वाले हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, इस कैटेगरी में बैठने वाले सभी लोगों को इस योजनाओं का फायदा होता है। जिस तरह उज्ज्वला योजना है, गैस सिलेंडर जिनके घर में चूल्हे पर खाना बनता था, वो अभी घर घर में गैस सिलेंडर देने का निर्णय मोदी साहब ने लिया
और चूल्हे पर मतलब अपनी आंखें लाल बुल होती थी तो हुई थी हमारी माँ बहनों की। अभी घर घर में गैस आया है और वो गैस फ्री में गैस सिलेंडर देने का निर्णय सरकार ने लिया और 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को अभी तक गैस सिलेंडर की उज्ज्वला योजना का फायदा हुआ है। जिस तरह मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसमें 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को शौचालय के साथ मकान मिले हैं और अभी इस 5 साल में 3 करोड़ लोगों को मकान देने का बजट भी मंजूर कर दिया है और पूरे देश भर में और भी 3 करोड़ लोगों को पक्का मकान मिलेगा। आयुष्मान भारत योजना एक है, जो आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख तक एक फैमिली को 1 साल के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसा दिया जाता है और अभी तक 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हुआ है। तो भारत सरकार जो है डेवलपमेंट में भारत सरकार एक बहुत ही अच्छा काम कर रही है। कांग्रेस के जमाने में रोड का डेवलपमेंट नहीं होता था। ये जो अहमदाबाद रोड है, अहमदाबाद रोड, मुंबई अहमदाबाद रोड, ये सिंगल ही रहता था। अभी हमारी सरकार आने के बाद ये 6 लेन रोड बन गया है और रेलवे में काफी सुधार हुआ है और रोड के माध्यम से हमारे नितिन गडकरी जी बहुत बड़े एक्टिव है और अनेक नेशनल नए हाईवे बने हैं और मतलब रोड में आज अमेरिका की बराबरी भी हमारी भारत कर सकता है। अनेक रोड बने हैं। अभी हमारा मुंबई से नागपुर तक समृद्धि मार्ग बना है, 7 घंटे में मुंबई से नागपुर पहुंचता है, तो एकदम स्ट्रेट रोड ऐसा वो बन गया है। अभी एक रोड का काम चल रहा है मुंबई से दिल्ली और वो 12 घंटे में मुंबई से दिल्ली हम पहुंच सकते हैं और वाया बड़ौदा ये मार्ग है, मतलब मुंबई से निकलकर ये भी रोड मतलब अभी जा रहा है। तो इसी तरह अनेक डेवलपमेंट के जो काम है ये काम भारत सरकार ने किए हैं। जिस तरह आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत ही डेवलपमेंट हो रहा था, वहाँ टूरिस्ट की संख्या बढ़ रही थी। 370 कलम हटाने के बाद वहाँ कम से कम 2.5-3 करोड़ टूरिस्ट वहाँ आए और इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने देखा कि जम्मू कश्मीर में तिरंगा झंडा लग रहा है। 370 आर्टिकल हटने के पहले वहाँ झंडा अलग था, फ्लैग अलग था, लेकिन 370 आर्टिकल हटाने के बाद वहाँ तिरंगा झंडा लग रहा है। वहाँ के जो मुस्लिम का डेवलपमेंट हो रहा है, तो कश्मीर में जो मुस्लिम है उनको रोजगार मिल रहा है और रोड वहाँ अच्छे बन रहे हैं, ट्रेन वहाँ पहुंच रही है। इसी तरह मतलब अनेक काम जो है काम माननीय मोदी साहब के कार्यकाल में हुए हैं और इसीलिए मतलब पाकिस्तान ने जो पहलगाम का जो हमला है, ये हमला जानबूझकर किया। टूरिस्ट इतने आ रहे हैं, दुनिया से आ रहे हैं, भारत से आ रहे हैं, गुजरात से, महाराष्ट्र से, सभी राज्यों से टूरिस्ट बड़ी संख्या में आ रहे हैं। उनके दिल में बिल्कुल डर नहीं था। तो ये मतलब कश्मीर की इकोनॉमी को कोलैप्स करने के लिए, कश्मीर के मुसलमानों पर अन्याय करने के लिए इन लोगों ने इसी तरह का प्लान बनाया। पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान आर्मी के साथ आतंकवादियों के साथ मिली जुली भगत से मतलब प्लानिंग किया गया और पहलगाम का हमला, भयाड़ हमला हुआ। वहां जाकर आर्मी के ड्रेस में जाकर वो आतंकवादियों ने हमारे अनेक लोगों को मतलब टारगेट किया और अनेक माँ बहनों को विधवा बनाने का बहुत बड़ा गंभीर काम उन्होंने किया। इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने सिंदूर ऑपरेशन, जिन माँ बहनों का सिंदूर छीन लिया है, ऐसे आतंकवादियों को हम सबक सिखाएंगे, ऐसे पाकिस्तान को हम सबक सिखाएंगे। इसीलिए सिंदूर ऑपरेशन किया गया और पाक व्याप्त कश्मीर में जो आतंकवादियों के अड्डे थे वो अड्डे पूरे उद्ध्वस्त कर दिए। 100 से ज्यादा आतंकवादी उसमें मार चुके हैं और भी मतलब मुठभेड़ में रोज आतंकवादियों को मारने का काम चल रहा है। मुझे लगता है कि भाई पाकिस्तान ने बार बार इसी तरह की हरकतें की है और इसीलिए मुझे लगता है कि पाक व्याप्त कश्मीर को हमारे हवाले करना ही चाहिए। ये प्रस्ताव भारत सरकार ने दिया है। अभी कुछ दिन के लिए युद्ध जरूर बंद है, लेकिन पाकिस्तान अगर गोली चलाएगा तो गोली को गोली से उत्तर दिया जाएगा और पाकिस्तान के पास हमारा प्रस्ताव है कि जल्दी जल्दी पाक व्याप्त कश्मीर हमारे हवाले का करो। और आप पाक का भला चाहते हैं, पाक को मतलब अच्छी तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो पाक व्याप्त कश्मीर पर
जो पाकिस्तान का जो मतलब वहाँ कब्जा है उसको हटाना चाहिए और भारत के हवाले मतलब पाक व्याप्त कश्मीर देना चाहिए। और हमें कोई मध्यस्थी की जरूरत नहीं है। चर्चा होगी तो इंडिया और पाकिस्तान में चर्चा होगी। वहाँ कोई डोनाल्ड ट्रम्प की या और किसी की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प हमारे अच्छे मित्र है। अमेरिका और भारत में व्यापार में बहुत बड़ा एक बिजनेस दोनों देशों में है। और डोनाल्ड ट्रम्प जी के साथ मोदी साहब के बहुत अच्छे संबंध है। भारत अमेरिका के बीच में बहुत अच्छे संबंध है। लेकिन इसमें हमें कोई मध्यस्थी की आवश्यकता नहीं है। ये भारत सरकार ने अनाउंस भी किया है। मुझे लगता है कि एक बार मेरे पार्टी की भूमिका ये है कि एक बार आर पार की लड़ाई होनी चाहिए और पीओके को अपने हवाले पीओके को वो हवाले नहीं करेंगे तो युद्ध करके पीओके को अपने ताबे में लेना चाहिए। एक मेरी पार्टी की सूचना है। और मोदी जी बहुत बड़े स्ट्रांग है। मोदी जी ने पाकिस्तान को दे दिया है थ्रेट। इसलिए मोदी जी है बहुत बड़े ग्रेट। तो मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया है और सारा देश मोदी मोदी जी के साथ है। और मेरे पार्टी ने निर्णय लिया है जिस तरह बीजेपी ने तिरंगा यात्रा देश भर में निकालने का काम मतलब तिरंगा यात्रा निकल रही है, उसी तरह रिपब्लिकन पार्टी ने तय किया है कि भारत जिंदाबाद यात्रा, भारत इंडिया जिंदाबाद यात्रा जो है, ये यात्रा हर राज्य में, कई जिलों में, कई राजधानी के शहर पर, महाराष्ट्र में हर जिले में, तहसील में हमारा ये यात्रा निकलेगा। और भारत जिंदाबाद यात्रा के नाम पर हम उसमें पाकिस्तान का मुर्दाबाद का नारा देंगे, पाकिस्तान का धिक्कार हम करेंगे और तिरंगा झंडा हाथ में लेकर हमारे कार्यकर्ता जगह जगह पर इसी तरह की यात्रा निकालेंगे। इसी तरह मतलब हमारी पार्टी सभी जाति की पार्टी है। एक जाति के लोग मेरे पार्टी में नहीं है। दलित तो बड़ी संख्या में मेरे पार्टी में ही है, लेकिन आदिवासी हो, ओबीसी हो, जनरल कैटेगरी के लोग हो, किसी भी भाषा के लोग हो, सभी को मेरे पार्टी में स्थान है। और आज कई लोग मतलब आरपीआई में सिलवासा की सभा में कुछ लोग आरपीआई में आ रहे हैं। हमारे जो विनोद कुमार राठौर जी जो है ये हमारे दादरा नगर हवेली और दीव दमन के अध्यक्ष भी है। और कई लोग आज हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जातिगत जनगणना का निर्णय जो है ये माननीय मोदी सरकार का निर्णय बहुत बड़ा क्रांतिकारक निर्णय है, हिस्टोरिकल निर्णय है। और राहुल गांधी जी आज मांग कर रहे कि भाई जातिगत जनगणना हुई जाए, ऐसी मांग कर रहे थे। राहुल गांधी ने मांग के इसीलिए निर्णय लिया है, तो बिल्कुल नहीं है। तो मतलब कांग्रेस पार्टी के हाथ में जब सत्ता थी तब उन्होंने कभी जातिगत जनगणना नहीं की। लेकिन अभी माननीय मोदी सरकार आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने सभी जाति का सर्वे या जो सेंसस है, जनगणना है, ये जनगणना सभी जातियों को करने का निर्णय लिया है। और इस निर्णय से फायदा ये होगा कि हर जाति का परसेंटेज कितना ही मालूम हो जाएगा। दूसरा, हर जाति में कितने लोगों को नौकरी मिली है, कितने लोगों के पास खेती है, कितने लोगों के पास उद्योग है, कितने लोग मजदूर है, कितने लोग बेरोजगार है, कितने लोग शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। ऐसा पूरा स्टडी उसका अपने पास में मिलेगा और उसके मुताबिक हर जाति को सरकार को मदद करने के लिए अच्छा मौका मिलेगा। इसलिए जातिगत जनगणना का फायदा ये है कि देश और भी ज्यादा गति से आगे बढ़ेगा। हर जाति का विकास अगर होगा, इकोनॉमिकल विकास है, सोशल विकास है, एजुकेशनल विकास है, तो खेती का विकास है, तो इसी तरह मतलब ऐसा हर जाति का कितना विकास हुआ इसकी जानकारी मिलेगी। तो हर जाति को क्या मदद करनी है, ये मदद करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बहुत ही अच्छा मतलब मौका मिलेगा और हर जाति का उत्थान होगा। इसलिए जातिगत जनगणना का निर्णय बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है और राहुल गांधी के कहने पर ये निर्णय बिल्कुल नहीं हुआ है। और सबसे पहले मैंने पार्लियामेंट में मांग किया था कि पहले तो ओबीसी का जनगणना करो, ये मांग होती थी। फिर मैंने मांग किया था कि भाई हर जाति का सर्वे होना चाहिए। उच्च वर्णीय समाज में भी इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास की संख्या बहुत ज्यादा है, इसीलिए हर जाति का सर्वे अगर होता है तो उसकी पूरी जानकारी अपने को मिलेगी। सर एक क्वेश्चन आपके मंत्रालय से।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के नेतृत्व में पूरे देश में निराश्रित महिलाएं हो, अनाथ हो, बुजुर्गों हो, उनके लिए तमाम विकासी कल्याणकारी योजनाएं लाई गई। लेकिन दादरा नगर हवेली में न कोई वृद्धाश्रम है, न अनाथालय है, न महिला संरक्षण गृह। तो क्या आपके मंत्रालय के माध्यम से यहाँ पर भी इस तरह से कोई संस्था लाने का प्रयास किया जाएगा? हाँ, तो मतलब मेरा मंत्रालय जो है, मंत्रालय शेड्यूल कास्ट, डीएनटी, ओबीसी, सीनियर सिटीजन, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर, अनाथ, ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करने वाला मंत्रालय है। और ये मेरे मंत्रालय के अंतर्गत पॉपुलेशन 75 से लेकर 80% तक आती है, क्योंकि ओबीसी का परसेंटेज 52% है, शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन 16.66% है, और फिर सीनियर सिटीजन की भी संख्या है, सभी जाति के जो सीनियर सिटीजन है वो भी उसमें आ जाते हैं, उसमें ट्रांसजेंडर भी उसमें आ जाते हैं, दिव्यांगजन भी उसमें आ जाते हैं, वो किसी भी जाति के हो। इसीलिए दादरा नगर हवेली में जरूर मेरा मंत्रालय का एक ओल्ड एज होम की स्कीम है, तो एक 50 या 25 का हमारा एक यूनिट होता है, या उसके लिए हम कम से कम 20-25 लाख रुपए उनको हम देते हैं। तो अगर एक आधा ओल्ड एज होम किसी एनजीओ के माध्यम से अगर अप्लाई किया जाएगा तो एक ओल्ड एज हम यहाँ दे सकते हैं। नशा करने वाले लोग भी हमारे मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, तो इसीलिए नशा मुक्त भारत अभियान भी हमने शुरू किया है, और सभी जिलों में नशा करने वालों को नशा मुक्ति केंद्र में 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए भर्ती किया जाता है, और वहाँ ट्रीटमेंट लेकर बहुत सारे लोग दारू मुक्त या नशा मुक्त भी हो चुके हैं। तो एक आधा नशा मुक्ति केंद्र में हम यहाँ देना चाहते हैं। बाकी हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब तो मेरा मंत्रालय नहीं है, लेकिन शेड्यूल कास्ट और ओबीसी मेरे मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो स्टूडेंट को हम प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप देते हैं, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप देते हैं, और इंटरकास्ट मैरिज के लिए भी हम पैसा देते हैं। इसी तरह हमारे मंत्रालय की जो भी स्कीम है, ये स्कीम दादरा नगर हवेली हो, दीव दमन हो, वहाँ भी पहुंचाने का प्रयत्न मैं जरूर करूंगा। मुझे अगर प्रस्ताव प्रशासन की तरफ दिया जाता है, जरूर उसको मंजूरी देने के लिए मेरा मंत्रालय प्रयत्न करेगा। सर, आपने ओबीसी का बात किया, स्थानीय लेवल की अगर बात करें तो दीव और दमन के अंदर में जो भंडारी जाति है, जो कि बहुत बड़ा तबका है, उनको वहां पर ओबीसी में गिना गया है। यहाँ ओबीसी में उनको गिनते नहीं है, जनरल कैटेगरी में लाते हैं। 94 से ये प्रक्रिया चल रही है, बहुत सारे आवेदन के बाद भी इस प्रजाति को ओबीसी का मान्यता नहीं मिला। तो ऐसा होता है कि जो ओबीसी और कौन से कैटेगरी में किसको डालना है, ये हमारे मंत्रालय का जो अधिकार है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है। तो अगर कोई जाति छूट गई होगी, उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट के साथ सरकार या अभी समझो दादरा नगर हवेली है, यहाँ के डीएम के पास, प्रशासन के पास पूरा रिकॉर्ड दिया जा सकता है, और ये रिकॉर्ड देने के बाद वो प्रस्ताव हमारे मंत्रालय के पास आता है। हमारा मंत्रालय एक्सपर्ट कमेटी को पूरा डॉक्यूमेंट उनको तो देते हैं, और उसमें स्टडी करते हैं, और अगर उनको लगा कि भाई उनको ओबीसी में डालना है, तो फिर कैबिनेट का निर्णय होता है। कैबिनेट का निर्णय होने के बाद बिल बनता है, बिल बनने के बाद वो लोकसभा राज्यसभा में आता है, वहाँ सभी एमपीज को अपने अपने सुझाव रखने का अधिकार होता है, तो फिक्स सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्षी दल हो, और उसमें वो बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है, और फिर उनको उस लिस्ट में डाला जाता है। तो जो आपने कास्ट बोला है, अगर वो कास्ट का प्रस्ताव अगर मुझे मिलता है, तो जरूर मैं मेरे मंत्रालय से बात करके जरूर जाति को न्याय देने का प्रयत्न करूंगा। सर, दादरा नगर हवेली में आने वाले दिनों में जब चुनाव होगा, तो क्या आपकी पार्टी उसमें अपनी हिस्सा इसमें दिखाने जा रही है? तो जो लोकल बॉडीज के चुनाव आ रहे हैं, तो यहाँ जिला अध्यक्ष जो है यहाँ के बीजेपी के, उनसे हमारे विनोद राठवा जी की बात हुई है, और हमारी पार्टी छोटी पार्टी है, लेकिन एनडीए का एक हिस्सा है, और हमारे पार्टी में यहाँ जो मराठी भाषी भी जो लोग इधर है वो भी हमारे साथ है, हिंदी भाषी लोग भी इधर है हमारे साथ, गुजराती भाषी लोग भी हमारे साथ है, तो राजस्थान के गुजराती लोग यहाँ रहते वो भी कुछ हमारे साथ है। जरूर हम कुछ सीटें मांगेंगे, 3-4 सीटें अगर हमको यहाँ मिलती है
उसके लिए हम कोशिश करेंगे। और अगर सीटें नहीं मिलती है तो फिर हमारे बलबूते पर कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, बाकी की सीटों पर बीजेपी का समर्थन करेंगे। आप देख रहे हैं विराट न्यूज सत्य के साथ।